जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। ज्योग्राफी में आज हम सेकंड बूस्टर डोज की बात कर रहे हैं, यानी आपके जो सेकंड चैप्टर है फर्स्ट बुक का विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि, उसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ पुराने और कुछ नए, और साथ में हम बात करेंगे विश्व मानचित्र के प्रश्न के ऊपर भी। तो अच्छे से बूस्टर डोज ले लीजिएगा। और आपको मैंने पहले भी बताया भी ये बूस्टर डोज उन बच्चों के लिए फायदेमंद है जिनका मिशन है अब की बार 90 पार। अपने सपनों को सच कीजिएगा। चलिएगा स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। पहली बूस्टर डोज आज की, जनसंख्या प्रवास को प्रभावित करने वाले कोई 4 अपकर्ष कारक लिखिएगा। आपको मैं यहां बताऊं, अपकर्ष कारक और प्रतिकर्ष कारक ये आपके दो टॉपिक जो हैं ये फर्स्ट बुक में भी है और सेकंड बुक में भी है। चाहे फर्स्ट बुक के हिसाब से आ जाए चाहे सेकंड बुक के हिसाब से आ जाए, बोर्ड के पेपर में ये प्रश्न 100% आने हैं। तो अच्छे से इसको तैयार कीजिएगा। तो जनसंख्या प्रवास को प्रभावित करने वाले 4 अपकर्ष कारक, वो कौन सी 4 महत्वपूर्ण बातें हैं जो आदमी को अपनी तरफ खींचती है। तो देखिएगा हम उत्तर कैसे लिखें। पहले तो ये देखें, प्रश्न की भाषा ही आप पहले उत्तर के रूप में लिख सकते हो भी जनसंख्या प्रवास को प्रभावित करने वाले 4 अपकर्ष कारक निम्न हैं, या फिर आप इतना ही कर सकते हो भी निम्न है ये शब्द नहीं लिखकर इतना लिखकर प्रश्न की बात अंडरलाइन कर दें और आगे डैश करके और 4 बातें लिख दें। तो पहला है रोजगार के अच्छे अवसर होना। पूरी बात लिखें तो किसी क्षेत्र में रोजगार के अच्छे अवसर होना, या सीधा इतना ही लिख सकते हो रोजगार के अच्छे अवसर होना। दूसरा है रहन सहन की अच्छी परिस्थितियां होना। तीसरा है अनुकूल जलवायु होना, और चौथा है उस क्षेत्र में शांति होना। तो ये 4 चीजें हमेशा ही अट्रैक्ट करती है। तो ये 4 अपकर्ष कारक हुए। तो रोजगार के अच्छे अवसर, रहन सहन की अच्छी सुविधाएं, अनुकूल जलवायु हो और वहां का एरिया है वो बहुत ही शांत हो, किसी प्रकार के लड़ाई झगड़े की बातें नहीं हो। उसके बाद अगला प्रश्न है कि जनसंख्या प्रवास को प्रभावित करने वाले 4 प्रतिकर्ष कारक, वो 4 बातें जो आपके एरिया में हैं, जो आपको वहां से धक्का दे रही है किसी दूसरी जगह पर जाने के लिए, तो वो कहलाते हैं प्रतिकर्ष कारक। कौन से हो सकते हैं? उत्तर लिखेंगे तो पहले आपको मैंने बताया आप प्रश्न की भाषा को ही इतनी बात आप उत्तर के स्टार्टिंग में लिख सकते हो। इतना लिख के इसको अंडरलाइन कर दें और आगे डैश करके और इनका उत्तर लिखना हम स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे वहां हमने ये कहा था रोजगार के अच्छे अवसर, यहां कह दें भी बेरोजगारी है। वहां हमने लिखा था अपकर्ष कारक में भी रहन सहन की उच्च दशाएं हैं, अच्छी परिस्थितियां, यहां लिखेंगे हम निम्न दशाएं हैं। वहां हमने लिखा अनुकूल जलवायु, यहां क्या लिख देंगे प्रतिकूल जलवायु। और साथ में हम लिख सकते हैं कोई प्राकृतिक आपदा, महामारियां। तो बेरोजगारी, रहन सहन की निम्न दशाएं, प्रतिकूल जलवायु, प्राकृतिक आपदा और महामारियां, ये चीजें आपको अपने क्षेत्र को छोड़ने के लिए मोटिवेट करती है, जिन्हें क्या कहा जाता है प्रतिकर्ष कारक कहा जाता है। अब एक चीज और समझ लें, यह प्रश्न ऐसे भी आ सकता है भी अपकर्ष कारक और प्रतिकर्ष कारक में अंतर लिखिए। तब आपको क्या करना है, एक तरफ अपकर्ष कारक और दूसरी तरफ प्रतिकर्ष कारक लिखना है। जो भी अंतर पूछे भी इधर आप लिख सकते हो अपकर्ष में भी रोजगार के अच्छे अवसर, यहां लिख सकते हो भी बेरोजगारी के कारण। फिर लिख सकते हो रहन सहन की उच्च सुविधाएं, फिर रहन सहन की निम्न सुविधाएं। तो इस प्रकार से आप अंतर भी है वो कर सकते हो अगर इस तरीके से प्रश्न आ जाता है। तो बूस्टर लेते रहिएगा, और ये अच्छा रिवीजन का माध्यम भी है और कुछ नए प्रश्न भी आपको मिलते रहेंगे साथ में। बूस्टर डोज का मतलब ही है पुराने के साथ साथ कुछ नई बातें। अगला प्रश्न है कि जनसंख्या नियंत्रण के प्रमुख उपाय। तो वही बात आप प्रश्न की हेडिंग बनाएंगे, पहले जनसंख्या नियंत्रण के प्रमुख उपाय, इतना लिख के अंडरलाइन करके इसका उत्तर हम स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो भी जनसंख्या नियंत्रण के प्रमुख उपाय निम्नलिखित हैं। तो ऐसे स्टार्ट करें, चाहे हेडिंग बनाकर करें।
तो देखिए यहां पर हमने 3 प्रमुख उपायों की बात की है। पहला है कि परिवार नियोजन से जनसंख्या वृद्धि को कम किया जा सकता है। इससे महिलाओं के स्वास्थ्य को बेहतर रखने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी परिवार नियोजन यानी फैमिली प्लानिंग भी, कितने बच्चे हों, कितना अंतराल उन बच्चों के बीच हो, तो ये चीजें सोचते हुए। दूसरा है कि परिवार नियोजन जैसे कार्यक्रमों को अपनाकर बच्चों की जन्म दर को कम करके और उनके बीच अंतराल रखकर हम जनसंख्या को सीमित है वो कर सकते हैं। तीसरा है जन अभियान के माध्यम से, यानी लोगों में हम जागरूकता लाएं, प्रचार प्रसार करके जागरूकता को बढ़ाकर और गर्भ निरोधक उपायों को बढ़ाकर हम जनसंख्या को नियंत्रित है वो कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत प्यारा प्रश्न है इस चैप्टर में भी, जनसंख्या नियंत्रण के प्रमुख उपाय। प्रश्न में भाषा इस प्रकार से आ जाए भी, भारत में जनसंख्या नियंत्रण के प्रमुख उपाय लिखिए, तो टेंशन मत लीजिएगा, उत्तर यही रहेगा। चाहे विश्व की बात आ जाए, चाहे बिना कोई पॉइंट लिखे आ जाए, चाहे भारत की बात पूछ ले, उत्तर में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं। अगला प्रश्न है, बहुत प्यारा प्रश्न है, और प्रश्न है कि थॉमस माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत लिखिए। थॉमस माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत, यह भी प्रश्न छोटा बनता है। जनसंख्या सिद्धांत किसने दिया? थॉमस माल्थस ने दिया। और कब दिया और इसके अंदर क्या बातें कही गई, याद आ रहा है क्या भी? कब दिया और इसके अंदर किस बात के ऊपर जोर दिया? थोड़ा सा दिमाग पर स्ट्रेस दीजिएगा, याद आ जाएगा। अब बात करें हम इसको किस प्रकार से आप लिखेंगे और क्या इसका सही आंसर है। तो ये लीजिए, पहले आप ये लिखेंगे थॉमस माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत। सन अगर आपको अच्छे से याद है तभी लिखना है, वरना कोई जरूरी नहीं। यहाँ 1798 में दिया था। इसके अंदर 2 बातों पर जोर दिया गया और इसलिए मैंने उन दोनों को पॉइंट लगाकर लिख दिया। ऐसे लिखना एग्जामिनर को प्रभावित भी करेगा, और अगर आप एक साथ लाइनें में लिख देते हैं तो भी कोई बुरी बात नहीं है, वो भी अच्छा ही रहेगा। पहला है कि लोगों की संख्या यानी जनसंख्या खाद्य पदार्थों की अपेक्षा तेजी से बढ़ेगी। पहली बात तो इन्होंने ये कहा भी जनसंख्या है वो खाने की चीजों की तुलना में तेजी से बढ़ेगी। और दूसरा इन्होंने अपनी उसी सिद्धांत में कहा भी जनसंख्या वृद्धि के परिणाम यानी उसका रिजल्ट क्या होगा? अकाल, महामारी और युद्ध के रूप में सामने आते हैं। जब जनसंख्या ग्रोथ बहुत ज्यादा होगी उसका रिजल्ट ये रहेगा, अकाल पड़ेगा, महामारी और युद्ध के रूप में सामने आएंगे, जिससे जनसंख्या वृद्धि में अचानक गिरावट आती है। तो थॉमस माल्थस का सीधा सा थ्योरी थी कि जनसंख्या बढ़ रही है तो बढ़ने दो, अपने आप ही प्रकृति है वो बैलेंस है वो कर लेगी। तो ये मानना था थॉमस माल्थस का। तो बहुत ही प्यारा प्रश्न है, अच्छे से कवर कीजिएगा। देखिएगा एक नया प्रश्न आपके सामने, प्रश्न संख्या 5। इससे पहले एक बार पुनः उन बच्चों को कहना चाहूं जो आज पहली बार जुड़े हो, यहां पर भूगोल के ब्लूप्रिंट के आधार पर सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न अपने टेलीग्राम चैनल सिद्धिविनायक संग्रिया के ऊपर डाल दिए गए हैं। तो उनमें से कुछ क्वेश्चन जो सुपर इंपॉर्टेंट है और कुछ जो जिन बच्चों का सपना 90+ का है उनके लिए कुछ और प्रयास किए जा रहे हैं, उनकी तैयारी को और संपूर्णता प्रदान करने के लिए। इसलिए भूगोल के अंदर बूस्टर डोज की सीरीज है वो स्टार्ट की गई है। पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत हमने इंपॉर्टेंट प्रश्नों का जो धमाका सीरीज है वो स्टार्ट कर रखी है। तो अब बहुत प्यारा प्रश्न, जननांकिकीय संक्रमण सिद्धांत। पहले तो ये ध्यान रखिए भी इस सिद्धांत की कितनी अवस्थाएं हैं। एनसीईआरटी सिलेबस के अनुसार 3 अवस्थाएं हैं। तीनों अवस्थाओं की थोड़ी थोड़ी बातें, क्योंकि बड़े प्रश्न में ऐसे भी आ सकता है भी जननांकिकीय संक्रमण सिद्धांत को समझाइए, तो इसका मतलब वहां तीनों अवस्थाओं की थोड़ी थोड़ी बातें, 2-2, 3-3 बातें आपको लिखनी होगी। या इस प्रकार से भी आ सकता है भी पहली अवस्था के बारे में समझाइए या उसकी विशेषताएं बताइए, दूसरी अवस्था के बारे में बताइए या उसकी विशेषताएं बताइए, इसी प्रकार तीसरी का। तो हम बात करें आज पहले जननांकिकीय संक्रमण सिद्धांत की प्रथम अवस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या है। तो पहले आप चाहें तो यही हेडिंग बना देंगे प्रश्न के अंदर, जननांकिकीय संक्रमण सिद्धांत की, ये आगे अपनी प्रथम अवस्था की प्रमुख विशेषताएं। यहां गलती से ये द्वितीय लिखा हुआ है, यहां पर आप लिखेंगे प्रथम। जननांकिकीय संक्रमण सिद्धांत की प्रथम अवस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या है? एक तो इस अवस्था के अंदर
उच्च जन्म दर, हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट। उच्च जन्म दर है और उच्च मृत्यु दर है, यानी जन्म दर भी ज्यादा और मृत्यु दर भी ज्यादा। दूसरी इसकी खासियत है भी, यहां जनसंख्या वृद्धि दर बहुत ही धीमी है, क्योंकि ज्यादा आ रहे हैं तो ज्यादा जा भी रहे हैं ऊपर। तीसरा है कि अधिकांश लोग अशिक्षित है और खेती में जुड़े होते हैं। तो प्रथम अवस्था के अंदर जो भी देश शामिल है वहां उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर है, जनसंख्या की ग्रोथ रेट है वो बहुत धीमी है, और यहाँ के लोग मोस्टली प्राइमरी जो प्राथमिक कार्य है उसमें जुड़े रहते हैं, वो अशिक्षित और खेती में जुड़े होते हैं, और जीवन प्रत्याशा है वो निम्न है, यानी थोड़े टाइम जीते हैं, अपने आप ही थोड़े टाइम जिएंगे भी, क्योंकि उच्च जन्म दर के साथ साथ उच्च मृत्यु दर भी है, तो इसलिए जीवन प्रत्याशा कितने टाइम जीते हैं वो भी निम्न होती है। तो ये जननांकिकीय संक्रमण सिद्धांत की प्रथम अवस्था की 4 महत्वपूर्ण विशेषताएं आपके सामने हैं। तो इसको समझेंगे तो कहीं कोई रट्टा मारने वाली जरूरत ही नहीं लगती। अब आपको तुलना करते जाइएगा भी, दूसरी की क्या विशेषताएं हैं, तीसरी की क्या विशेषताएं हैं, तो अपने आप सेकंडों में कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। चलिए एक प्रश्न और ले लेते हैं। जननांकिकीय संक्रमण सिद्धांत की द्वितीय यानी दूसरी अवस्था की प्रमुख विशेषताएं लिखी, और अपना देश भी इसी स्टेज में आता है, जननांकिकीय संक्रमण सिद्धांत की दूसरी अवस्था में। क्या होगा इसके अंदर, ऊपर वाले को कंपैरिजन कर लें यहीं एक बार। इसमें ऊपर वाले में हमने कहा उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर, जबकि इसकी विशेषताओं की बात करें तो प्रारंभ में जन्म दर उच्च होती है, शुरू में जन्म दर उच्च होती है, और समय के साथ क्या हो जाती है, वो घटती जाती है। दूसरा है कि यह अवस्था घटी हुई मृत्यु दर के साथ है, भी मृत्यु दर यहां पर कम हो जाती है। तीसरा है कि स्वास्थ्य और स्वच्छता में सुधार के कारण मृत्यु दर में कमी आती है। तो यह भी अपने आप में एक छोटा प्रश्न निकल सकता है, जननांकिकीय संक्रमण सिद्धांत की दूसरी अवस्था में किस कारण से मृत्यु दर में कमी आती है, तो स्वच्छता और स्वास्थ्य में सुधार के कारण। और चौथा पॉइंट विशेषता हो सकती है कि जन्म दर अधिक और मृत्यु दर कम होने से जनसंख्या में तेजी से वृद्धि दिखाई देती है। जन्म दर अधिक और उच्च मृत्यु दर से जनसंख्या में तेजी से वृद्धि दिखाई देती है। अब एक बात समझिएगा, यहां से आप चाहें तो इतना भी उच्च जन्म दर है, लेकिन मृत्यु दर है वो घटती हुई है। मृत्यु दर की कमी का कारण स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार है, और इस स्टेज के अंदर जनसंख्या में तेजी से वृद्धि होती है। ये फिर स्टार्टिंग की लिखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ऊपर आ चुकी है बात। तो इस स्टेज में जनसंख्या में तेजी से वृद्धि दिखाई देती है, ग्रोथ रेट है वो पॉपुलेशन की बहुत ज्यादा होती है। इसी प्रकार से एक प्रश्न और, जननांकिकीय संक्रमण सिद्धांत की तीसरी अवस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या होगी। पहली कर ली, दूसरी कर ली, मेन बात आप ध्यान में रखें, और तीसरी इसमें क्या होगा। तो देखिएगा, पहले तो आप वही हेडिंग बना दीजिएगा इसके अंदर, तीसरी अवस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या होगी। इस अवस्था में निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। पहले में क्या था, फर्स्ट स्टेज में हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट थी, यहां लो है, लो जन्म दर और लो ही मृत्यु दर। तो इसलिए क्या होगी, जनसंख्या स्थिर होगी या फिर मंद गति से, बहुत ही धीमी गति से बढ़ती है, और यहाँ के जो लोग हैं वो शिक्षित और नगरीय होते हैं, और लोगों के पास तकनीकी का स्तर है वो उच्च होता है। वहीं प्राथमिक स्टेज में क्या होता है, वे टेक्नोलॉजी का जो लेवल है उनका बहुत ही निम्न होता है। तो जापान है वो इसी कैटेगरी में आता है। तो इन देशों की ये समस्या हो जाती है, भी पॉपुलेशन है उनकी घटनी स्टार्ट हो जाती है, तो ये भी उनके लिए एक समस्या खड़ी हो जाती है। तो इस प्रकार से आप इसकी तीसरी स्टेज की प्रमुख विशेषताएं हैं वो तैयार कर सकते हैं। तो बहुत प्यारा प्रश्न है जननांकिकीय संक्रमण सिद्धांत का। उसके बाद में एक और सुपर डुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न, 100% आना है ये प्रश्न। अब देखिए यहां क्या है, जनसंख्या वितरण आ जाए, चाहे जनसंख्या का घनत्व आ जाए, चाहे बात विश्व की आ जाए और चाहे बात इंडिया की आ जाए, प्रश्न आना ही आना है। 2 प्रश्न अब हम कर रहे हैं जो 100% आएंगे, और उसके बाद हम मानचित्र पर बात करेंगे। जनसंख्या वितरण या घनत्व को प्रभावित करने वाले 3 भौगोलिक कारक, या तो पेपर में 3 भौगोलिक कारक पूछ लिए जाएंगे, या आपसे 3 आर्थिक कारक पूछ लिए जाएंगे। याद रखिएगा 100% ये प्रश्न आना है, दोनों में से एक भौगोलिक कारक पूछ ले और चाहे इकोनॉमिक कारक पूछ लें। तो यहां अपना जो प्रश्न है वो कौन सा है, भौगोलिक
कारक का, चाहे विश्व की बात आ जाए चाहे भारत की बात आ जाए। तो चलिए पहले तो हम हेडिंग बना लेंगे भी भौगोलिक कारक कौन से हैं, उसके बाद में हम इसमें एक एक करके इनके बारे में बात कर लेते हैं। पहला पॉइंट है जल की उपलब्धता। लोग कहाँ रहना ज्यादा पसंद करेंगे? जहां पर जल आसानी से उपलब्ध हो जाता है। यही कारण है कि नदी घाटियां विश्व के सबसे घने बसे हुए क्षेत्र हैं। भारत की बात आ जाए तो विश्व शब्द हटा देना, वहां पर भी भारत के सबसे घने बसे हुए क्षेत्र है, इतना लिख देना बस, वो इंडिया की बात हो जाएगी। मैं एक बार पुनः कहूं, प्रश्न चाहे इंडिया के संदर्भ में हो चाहे भारत में, ये बात इसलिए कह रहा हूं भी कई बार प्रश्न की भाषा ऐसे बना देते हैं भी भारत में जनसंख्या वितरण या घनत्व को प्रभावित करने वाले भौतिक कारक लिखिए, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो आप दो जगह अलग अलग क्यों याद कर रहे हो, यहीं से उसको सल्टा दीजिएगा। जितनी बात आपको समझ में आ जाए मेन बात लिख दो, बाकी छोड़ दीजिएगा बस। तो उन क्षेत्रों में लोग अधिक रहना पसंद करते हैं जहां जल आसानी से उपलब्ध हो जाता है, इसलिए नदी घाटियों के नजदीक ज्यादा बसे हुए क्षेत्र मिलते हैं। दूसरा आता है क्लाइमेट, जलवायु की बात। तो जिन जलवायु प्रदेशों में मौसम में परिवर्तन कम होता है वहां जनसंख्या अधिक पाई जाती है, क्योंकि ये प्रदेश मनुष्य के रहने के लिए अनुकूल होते हैं। जैसे भूमध्य सागरीय प्रदेश, यहां आप क्या लिख सकते हो, इंडिया की बात आ जाए तो क्या लिख देना, जैसे समुद्र तटीय क्षेत्र। तो यहां विश्व की एग्जाम्पल दिया है, तो जैसे भूमध्य सागरीय प्रदेश अति उष्ण अथवा ठंडे मरुस्थल की प्रतिकूल जलवायु लोगों के रहने के लिए असुविधाजनक होती है। तो कहां रहेंगे, जहां मौसम एक सा रहता है वहां अधिक लोग रहना पसंद करते हैं। और आपको पता है समुद्र तट के किनारे, नदी घाटियों के आसपास और समुद्र तट के किनारे हैं वो पॉपुलेशन आपको ज्यादा मिलती है। मिट्टी, तो आपको पता है जहां की मिट्टी उपजाऊ होगी वहां पर लोग ज्यादा रहेंगे, क्योंकि वहां वो आसानी से उस मिट्टी के अंदर कृषि कर सकते हैं या कृषि से जुड़ी हुई क्रियाएं आसानी से कर लेते हैं। तो ये तीन महत्वपूर्ण भौगोलिक कारक होंगे, जल की उपलब्धता, जलवायु और मृदाएं। इस आधार पर आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हो, अपनी भाषा का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो अपने हिसाब से जो आपको समझ में आए। अब जैसे मैंने कहा यह प्रश्न इस रूप में भी पूछा जा सकता है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले 3 आर्थिक कारकों को समझाइए। तो चाहे भौगोलिक कारक चाहे आर्थिक कारक आएगा। तो अच्छे से आज तो बहुत कम प्रश्न तैयार करेंगे अपने, इन्हीं में से आपको बड़ा प्रश्न मिल जाएगा। तो पहले हेडिंग बनाएंगे आर्थिक कारक। तो इसमें हम कौन कौन सी बातें करेंगे वो देखिएगा। पहला आ जाता है खनिज। खनिज भंडारों वाले क्षेत्र, खनिज भंडारों वाले क्षेत्र उद्योगों को आकर्षित करते हैं। जहां खनिजों के भंडार हो तो वहां पर इंडस्ट्रियां ज्यादा स्थापित होगी, जिससे लोगों को रोजगार मिलता है। कुशल और अर्धकुशल मजदूर इन क्षेत्रों की ओर पलायन करते हैं, जिससे वहां जनसंख्या की सघनता बढ़ जाती है, जैसे कि अफ्रीका की कटंगा और जाम्बिया की तांबा पेटी। तो जहां खनिज वहां उद्योग, जहां उद्योग वहां पर मजदूर ज्यादा, तो अपने आप पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। दूसरा आता है अपना नगरीकरण। नगरीय क्षेत्र में शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, संचार और परिवहन के साथ साथ रोजगार के साधन उपलब्ध होते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों को लोगों को यहां आने के लिए आकर्षित करते हैं। तो इससे नगरीय जनसंख्या है वो बढ़ जाती है। तो नगरीकरण भी इस चीज को बढ़ावा देता है। तीसरा बिंदु आता है अपना औद्योगिकीकरण, जो कि वही खनिज से जुड़ी हुई बात। औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अच्छे अवसर उपलब्ध कराते हैं और बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित करते हैं। इनमें कारखानों के मजदूरों के अलावा भी कारखानों में काम करने वाले मजदूर तो आएंगे, साथ में इन मजदूरों के लिए भी तो दैनिक जीवन की बहुत सी चीजें चाहिए, उनसे जुड़े हुए लोग भी वहां पर अपना काम धंधा चलाने के लिए आ जाएंगे, जैसे ड्राइवर, दुकानदार, बैंक कर्मी, डॉक्टर, शिक्षक और अन्य सेवा उपलब्ध करवाने वाले लोग भी शामिल होंगे। क्योंकि जहां पॉपुलेशन ज्यादा होगी वहां सामान भी चाहिए, बैंक की सुविधा भी चाहिए, इलाज भी चाहिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर भी चाहिए। तो इन लोगों को भी वहां अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिल जाता है। जैसे जापान का कोबे ओसाका प्रदेश, एग्जाम्पल याद रह जाए तो और अच्छी बात है। खनिज वाले में हमने क्या किया, अफ्रीका की कटंगा और जाम्बिया की तांबा पेटी की बात की। औद्योगिकरण में हमने जापान का उदाहरण दे दिया, कोबे ओसाका प्रदेश का एग्जाम्पल हमने दे दिया। तो इस प्रकार से आप इसके आर्थिक कारकों के अंतर्गत इन 3 बिंदुओं को अच्छे से तैयार कीजिएगा, बूस्टर लीजिएगा। अगर आप ढंग से समझेंगे, सुनेंगे तो बहुत फायदा है वो आपको
मिलेगा। चलिए आज का अपना अंतिम प्रश्न है, मानचित्र का प्रश्न है। प्रश्न देखिएगा, दिए गए विश्व रेखा मानचित्र में निम्नलिखित सघन जनसंख्या वाले देशों को दर्शाइए। 5 देश यहां पर दिए गए हैं, चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया और ब्राजील। उनकी क्रम संख्या यहां पर 1 2 3 4 5 दी गई है। आपके हो सकता है वहां पर एबेसेडे के रूप में आ जाए। 4 लोकेशन आपको वहां मिलेगी और हम यहाँ 5 का अभ्यास कर लेते हैं। अब पहले तो आप ये देखिएगा, इसका मतलब आपको पेपर के अंदर विश्व का रेखा मानचित्र दिया जाएगा, जो कि राजनीतिक नहीं होगा बल्कि क्या होगा, भौतिक यानी प्राकृतिक मानचित्र आपको दिया जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है भी आपको देशों की बाउंड्री नहीं मिलेगी, वहां पर सिर्फ बाहर की बाउंड्री मिलेगी, बाकी सब ब्लैंक होगा वहां पर। ये समझ लीजिएगा, चाहे इंडिया चाहे वर्ल्ड, प्राकृतिक मानचित्र आएगा, राजनीतिक मानचित्र नहीं आएगा। तो अब हम इनको एक एक करके मानचित्र पर भर लेते हैं, और उससे पहले आप मानचित्र देख लीजिएगा भी किस प्रकार का मानचित्र आएगा। तो ये लीजिए, ऐसा मानचित्र मिलेगा भी वहां पर। मैं इसको थोड़ा छोटा कर दूं, आप अच्छे से पूरा देख लें पहले। ये मानचित्र, ऐसा मानचित्र आप देखिए, अंदर किसी भी देश की बाउंड्री नहीं दी गई है। ये प्राकृतिक मानचित्र कहलाता है। इंडिया और वर्ल्ड का प्राकृतिक मानचित्र आपको वहां आएगा, जैसे आप पाठ्यपुस्तक में देख रहे हो, आपके ऐसे ही प्राकृतिक मानचित्र दिए जाते हैं। अब इसमें भरना है, अब इसमें हमें सबसे पहले भरना है चाइना। अब आपको ये पता होना चाहिए भी ये विश्व का मानचित्र है भाई, इसमें चाइना कहाँ है, चीन कहाँ पर है भाई। तो देखिएगा, हमें पता है ये अपना इंडिया है, तो इंडिया से ऊपर वाली लोकेशन आपकी क्या होगी, चाइना। तो आप यहाँ पर ऐसे 1 नंबर लगा के लिख सकते हो बस, इस क्योंकि वहाँ ऊपर मैंने 1 नंबर लिखा है। अगर आपके वहाँ ए लिखा हो तो आपको पता है भी ये चाइना है यहाँ पर, तो आप 1 नंबर यहाँ पर लगा दें। आप चाहें तो कैसे कर सकते हो, पुनः बता दूं, आप डॉट लगा दें, और डॉट लगा के तीर का निशान लगा के आप साइड में लिख दें भी ये चीन है। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, इस जगह पर ही क्या लिख दें, चीन। 3 तरीके से लिख सकते हो। एबेसेडे जो लगाया है वहां पर 1 2 3 ये एबेसेडे, वो नंबर लगा दो वहां पर। जैसे एक बार फिर कहूं भी 1 नंबर ये चाइना। या फिर आप यहां डॉट लगाकर गोल घेरा करके तीर का निशान लगा के साइड में लिख दो कहीं भी चीन, जहां आपका मन करे। या फिर उस जगह पर ही क्या लिख दो, चीन लिख दो। तो मैं यहां नंबरिंग वाला सिस्टम है वो लगा देता हूं यहां पर। तो इस प्रकार से हम सभी करेंगे। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूं क्योंकि अपने इसी में आ जाएंगे। तो देखिए, अब अपना नंबर 1 ये हो गया चाइना। फिर उसमें कहा गया है 2 नंबर पे इंडिया, तो हमें पता होना चाहिए इंडिया कहाँ है। तो ये अपना यहाँ पर इंडिया है, तो ये लगा दिया यहाँ पर 2 नंबर। फिर उसने कहा है अमेरिका, तो आपको पता है ये है यूएसए, अमेरिका 3 नंबर। फिर कहा गया है 4 नंबर इंडोनेशिया, तो ध्यान दीजिए ये नीचे यहाँ ये ऑस्ट्रेलिया है, इससे ऊपर वाले जो द्वीप हैं, इससे ऊपर वाले जो द्वीप हैं, तो यहाँ पर ये इलाका है, यहाँ पर 4 नंबर छोटे छोटे द्वीप है, इंडोनेशिया। 5 नंबर पे आता है ब्राजील, तो यहाँ मैं आपको समझा दूं, ब्राजील है इस दक्षिणी अमेरिका के अंदर। ये जो इधर ऊपर उठा हुआ जो साइड वाला भाग है, सबसे बड़ा देश ये है ब्राजील। तो इस प्रकार से आपको लोकेशन दिखानी है। एक बार पुनः, 1 नंबर चाइना, 2 नंबर इंडिया ऐसे लगा दिया, 3 नंबर अपना अमेरिका, 4 नंबर हो गया अपना यहाँ पर इंडोनेशिया, और 5 नंबर हो गया ब्राजील। नंबर लगाएं या यहाँ पर देशों के नाम लिखें या तीर लगाकर साइड में कहीं लिखें। इस प्रकार से आपको मानचित्र भरना है। तो आज के इस प्रश्न में था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर भी ये चीज़ आपको बताने की कोशिश की है। और भी हम इस पर बात करेंगे मानचित्रों के ऊपर। मैं चाह रहा हूँ इस प्रकार से आप भरना सीख जाएं, बहुत आसानी से आप इस चीज़ को क्लियर कर सकते हो। तो मैं आपको ये भरा हुआ एक मानचित्र है वो बाद में टेलीग्राम के ऊपर भी इसको शेयर कर दूंगा कल, ताकि आप वहाँ से इसको और अच्छे से भरना है वो सीख जाएं। तो ये था आज के अपने बूस्टर डोज ज्योग्राफी के अंदर अपने 10 प्रश्न।
उम्मीद करता हूं ये सब अच्छे से तैयार होंगे आपके अब, और होने ही चाहिए। हम कुछ नहीं छोड़ रहे अब बूस्टर डोज ले रहे हैं, एक एनर्जी ले रहे हैं, साथ में सपने सच करने हैं। अब की बार 90 पार अंदर से अगर सुबह शाम उठते जागते ये फीलिंग आपके काम करेगी और आज का काम आज कंप्लीट कर देंगे, 100% आपके सपने हैं वो साकार होंगे। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ना स्टार्ट किया, अब देखिए आपके पास, आपको तो मैं यही सलाह दूंगा भी, अगर आप मेरे पर विश्वास करते हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर सारे नोट्स मिल रहे हैं ज्योग्राफी के, आप उनको अच्छे से तैयार कीजिए। इतना ही टाइम है। अब मैं ऐसे बच्चे जिन्होंने अभी स्टार्ट ही नहीं किया पढ़ना, जिनको लग रहा था कोविड के कारण बच जाएंगे, तो वो तो अब होने वाला नहीं है ऐसा सिस्टम, और होना भी नहीं चाहिए। तो अब आप वो तैयार कर लीजिएगा। आपके पास पाठ्य पुस्तक दोबारा मतलब पहली बार समझना पढ़ना अब आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, समय अपने पास कम है। कुछ बच्चे ये कह रहे हैं सर एग्ज़ाम क्या लेट हो रहे हैं। देखिएगा, मैं फिर कहूँगा उन सब बच्चों को, क्यों फिर फ्यूचर में जा रहे हो, पहले आज का काम कंप्लीट करें, और उसके बाद मैंने आपको टारगेट दे रखा है भी अपने फरवरी में कम से कम 2 बार सिलेबस कंप्लीट करना है। हमारे सामने हमारा फरवरी का टारगेट सामने है, फिर मार्च में हो अप्रैल में हो